दोस्तों हमने बताया था स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि आज जो है आने वाली जो क्लासेस होगी उसमें हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जहां पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है पीएनएल में डेबिट करना अलाउ किया हुआ है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही देश हित के लिए काम कर रहे हैं। सर वो कौन से काम है? एक है आपका साइंटिफिक रिसर्च और दूसरा है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस। ये दो काम ऐसे हैं जो कि आप देश की तरक्की के लिए करते हैं और गवर्नमेंट कहती है हम आपको दे तो कुछ नहीं सकते, पर कम से कम अलाउ कर सकते हैं कि आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट कर लें। और उसके बाद उससे आपका ढेर सारा लॉस आएगा, तो उससे क्या श्योरिटी मिलेगी कि आने वाले टाइम में जो आपका प्रॉफिट आने वाला है उसमें से आप उस लॉस को एडजस्ट करते रहेंगे। काफ़ी सालों तक आपको प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉस को एडजस्ट करते चलेगा। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं दोस्तों, आज की क्लास का हमारा विषय है। और ये दोनों टॉपिक के बाद आपके दो कॉन्सेप्ट और रह जाएंगे। वन इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड अदर इज कि हम टैक्स ऑडिट कैसे कराते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करनी होती है, और एग्रीकल्चरल इनकम का छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो ये जो है आने वाली दो क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। बट आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन नंबर 35। खतरनाकम, नाकम लिख दूं, खतरनाकम संस्कृत हो जाएगा, है ना? अच्छा सर, आपको पता है मेरे एक फ्रेंड का गाना है द चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंगर का, मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे। और इसी से मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जो यूट्यूब चैनल है ना दोस्तों, उससे आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है। जब तक आप अपना सीए बन नहीं जाते तब तक आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मैं यूट्यूब पर बताता हूँ और उससे आप वंचित ना रह जाएं, उन बेनिफिट से आप वंचित ना रह जाएं। इसलिए आपको यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर रखना है जब तक आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते। और यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही है, मेरे नाम से चैनल आता है योगेश वर्मा कर। उस चैनल पर आप कनेक्टेड ज़रूर रहना। सीए बन जाओ, उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि सीए बनने के बाद भी कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपके लिए रिलेवेंट है, आप जुड़े रह सकते हैं, अपने जूनियर को बता सकते हैं। ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन नंबर 35, इसके हमने दो पार्ट कर दिए हैं। पहला जो पार्ट है वो कहता है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कितना अलाउ करेंगे, और दूसरा पार्ट कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अलाउ होगा साइंटिफिक रिसर्च में। और इन दोनों के जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 है, ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 4 है, यही फर्क है। सर बीच के क्लॉजेस कहाँ गए? क्लॉज 2, क्लॉज 3, सब क्लॉज 2। अच्छा, सब क्लॉज नहीं, क्लॉज ही होएगा क्योंकि सब सेक्शन 1 है। तो क्लॉज 1 तो यहाँ पर है, क्लॉज 4 यहाँ पर है, तो 2, 3 कहाँ पर है? वो नेक्स्ट पेज पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है क्लॉज 2, क्लॉज 3, वो हम करेंगे। फिलहाल मैं आपको क्लॉज 1 पर लेकर चलता हूँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता है। वहां पर लिखा हुआ है कि आप अगर अपना बिजनेस को कमेंस नहीं कर रहे हैं तब कितना जो है पीएनएल में आप डेबिट करेंगे, और कमेंस कर लिया उसके बाद के खर्चे को आप क्या पीएनएल में डेबिट करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आपने साइंटिफिक रिसर्च का काम किया, और साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कि आपने कोई ना कोई रिसर्च को अंजाम दिया। अब जो है आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद आपने बिजनेस को कमेंस कर दिया, तो बिजनेस कमेंस होने के बाद जो आपका रेवेन्यू खर्चा है वो तो आप डेफिनेटली पीएनएल में डेबिट करेंगे, जैसा कि आमतौर पर हर बिजनेस में करना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सवाल यह है कि जब आपने बिजनेस को कमेंस नहीं करा, उससे पहले का क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सवाल है आपका। द आंसर इज साइंटिफिक रिसर्च का काम चल रहा था, रिसर्च आपने प्रूव नहीं करी, अभी सिर्फ रिसर्च चल रही है, प्रूव होने के बाद उसका बिजनेस करेंगे। पर बिजनेस कमेंस होने से पहले के 3 साल का खर्चा जो मटेरियल पर आपने किया है, क्योंकि जब भी रिसर्च करते हैं कुछ ना कुछ मटेरियल लगता है, और जो एम्प्लॉयज़ को आपने सैलरी दी है एक्सक्लूडिंग परक्यूसिट्स, जो बेनिफिट वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू छोड़कर जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे करी गई है, और जो मटेरियल का खर्चा है, जो मटेरियल यूज़ किया है आपने अपनी रिसर्च के लिए, उसका 3 सालों का खर्चा जो है आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, जिस साल में आप अपने ऑपरेशंस को कमेंस करेंगे। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला यार, मैंने सिर्फ ये बोला है सेक्शन 35 जो है वो साइंटिफिक रिसर्च की बात करता है, जिसके दो सेक्शन मैंने आपको बताए। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 कहता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, उसके बाद जो हो रहा है उसे तो आप पीएनएल में डेबिट करेंगे, पर आपका बिजनेस स्टार्ट होने के लास्ट 3 ईयर्स का जो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ होगा, क्योंकि तब बिजनेस हो ही नहीं रहा था, अभी आप रिसर्च को प्रूव करेंगे तब उसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उन 3 सालों का अलाउ किया गया है सिर्फ मटेरियल का खर्चा जो यूज़ किया, और जो सैलरी आपने पे करी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स,
एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट वगैरह दिया, वो नहीं होएगा। उनको सिर्फ सैलरी दी है, वो डेबिट होगा, वो भी 3 सालों का, उससे पहले के साल का नहीं होएगा। अगर 5 साल तक रिसर्च चली तो लास्ट 3 ईयर्स का ये खर्चा डेबिट हो सकता है, जिस साल आपने अपने बिजनेस को कमेंस किया उस साल। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 4 की, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कमेंसमेंट से पहले किया और कमेंसमेंट के बाद किया, दोनों ही केसेस में आपको 100% डेबिट करना अलाउ किया गया है, पर उसमें आप लैंड का खर्चा जो है उसे आप माइनस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लैंड खरीदी अपनी रिसर्च के लिए, तो लैंड आपने 100 करोड़ की खरीदी या 200 करोड़ की खरीदी, वो आप अपने P&L में डेबिट नहीं कर सकते, भले ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने खरीदी हो। लैंड के अलावा आपने बिल्डिंग खरीदी और कोई आपने फिक्स एसेट खरीदा, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप डेबिट कर सकते हो। कमेंसमेंट के बाद जो भी किया 100%, कमेंसमेंट से पहले पिछले 3 सालों का 100% कैपेक्स अलाउड टू बी डेबिटेड इन द P&L इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बहुत ही सिंपल सी बात आपको यहाँ पर बताई गई है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। जो लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उन्हें बोल दिया गया कि पहले आप अपनी रिसर्च की स्टडी करें और अगर वो प्रूव हो जाती है तो बिजनेस को स्टार्ट करें। जो भी आपने यहाँ पर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 3 सालों में, बिजनेस को स्टार्ट करने से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, वो आप जिस साल बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस साल डेबिट कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि लैंड का खर्चा डेबिट नहीं होएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी का एक्सक्लूडिंग परक्यूसिट्स और मटेरियल यूज उसी का खर्चा डेबिट होगा। एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसके बाद जो रेवेन्यू खर्चा है वो सारा का सारा डेबिट कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा का सारा डेबिट कर सकते हो लैंड को छोड़ के। ये प्रोविजन कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो गया दोस्तों कि आप उसे P&L में डेबिट कर ही नहीं पा रहे, प्रॉफिट ही नहीं है, तो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसे निकलता है वैसे ही ये आपका जो है अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जिसका सेम ट्रीटमेंट होगा जो हम करते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट मैंने आपको बताई थी कि यदि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह जाता है तो नेक्स्ट ईयर पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होता है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड का बिजनेस लॉस माइनस होता है और उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस होता है, क्योंकि वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी हो सकता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो कैरी हो सकता है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, राइट? तो वही चीज़ जो है अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी इस्तेमाल होगी। सही है ना सर? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए जैसे होता है वैसे ही अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि आपने यहाँ पर 100% अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट कर लिया, तो उस पर आप अब डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। आपने जो है 100 करोड़ का जो है बिल्डिंग ली, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने जगह बनाई, आपने उसको P&L में डेबिट कर लिया। अब उस पर डेप्रिसिएशन धीरे धीरे आप दोबारा से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्ट ने इकट्ठे सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना अलाउ कर दिया है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब सवाल है कि यदि आप खुद अपना साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते तो क्या तब भी आप किसी और को साइंटिफिक रिसर्च का पैसा दे सकते हैं और साथ में बेनिफिट ले सकते हैं इस सेक्शन का? द आंसर इज यस। अगर असेसी कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका बिजनेस है, ही इज डूइंग अ बिजनेस, बट वो बिजनेस में अपने रिसर्च करने के बजाय किसी और को जो है पैसा दे रहा है रिसर्च करने के लिए, और वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं वो यहाँ लिखे हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मतलब खुद नहीं कर रहा है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एसोसिएशंस को दे रहा है। 150% ऑफ सम पेड डेबिट कर सकता है। अगर 1 लाख रुपए देगा तो 1.5 लाख अपने P&L में डेबिट कर सकता है, पर अगले साल से सिर्फ 100% ही डेबिट कर पाएगा। ये नेक्स्ट ईयर की अमेंडमेंट है, आपको अभी करवा दी है। बात समझ में आ गई आपको? सिमिलरली इसका क्लॉज 2A बोलता है कि अगर आप किसी कंपनी को देते हैं रिसर्च के लिए पैसा, प्रोवाइडेड कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, उसका ऑब्जेक्ट हो कि वो साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट करेगी, और कंपनी अप्रूव्ड हो बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, उस कंपनी को अगर आप पैसा देते हैं तो भी आप खुद ना रिसर्च करें, इस कंपनी को दे दें, अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2A 100% जितना पैसा दिया है वो आप अपने P&L में डेबिट कर सकते हैं, भले ही आपने खुद रिसर्च ना करी हो, किसी को पैसा दे दिया हो। कंपनी जो है इंडिया की होनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। और जो क्लॉज 3 है वो कहता है
कि अगर आप किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, अप्रूव्ड कॉलेज को, अदर इंस्टीट्यूशंस को या अप्रूव्ड एसोसिएशन को जिनका ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च का है इन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल साइंस, ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले में सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च था। यहाँ पर जो है सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं और सोशल साइंस तो आपको पता ही है, पॉलिटिक्स जो होती है वैसे ही कुछ होता है ना, सोशल साइंस SST सोशल स्टडीज़, तो वो सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस जो आपका बार वगैरह होते हैं, ग्राफ होते हैं, रिग्रेशन कोरिलेशन, वो हो गई स्टैटिस्टिकल साइंस। उसमें अगर रिसर्च के लिए पैसा दिया जाता है तो भी 100% आप माइनस कर सकते हैं। पर ये कौन कर सकता है? जिस असेसी की PGBP इनकम है, बिकॉज सेक्शन 35 जो है वो PGBP के चैप्टर में हम कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं जो हूँ बिजनेस नहीं कर रहा, सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, क्या मैं रिसर्च वालों को पैसा नहीं दे सकता क्या? अगर मैं दूंगा तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? दी आंसर इज मिलेगा, पर आपको PGBP के चैप्टर में नहीं मिलेगा, डिडक्शन के चैप्टर में मिलेगा। जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस होती है वहां आपको 80 GGA में बेनिफिट मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को देते हैं या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को देते हैं सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल साइंस के लिए। यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, कंपनी को जो है वो तो आप यहीं पर दे सकते हैं। सिर्फ PGBP इनकम आपकी आ रही है, दूसरी कंपनी को दे रहे हैं जिसका साइंटिफिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, 100% P&L में डेबिट कर सकते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150% कर सकते हैं, अगले साल 100% कर सकते हैं। यही प्रोविजन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA आ रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये, क्या आ गया भाई, क्या प्रोविजन आ गया, इसको देखते हैं। पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आपको मैं कुछ अपडेट देता हूँ। लर्न जब पर लाइव टेस्ट होने वाले हैं, लाइव टेस्ट का कंपटीशन होने वाला है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। अपडेट हो चुकी है वेबसाइट, लाइव करनी बाकी है और लाइव टेस्ट का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रैंकिंग आएगी, प्राइजेस वगैरह मिल जाएंगे, ऐसा कुछ मैकेनिज्म करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 2AA क्या कहता है सर? पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज, IITs स्पेसिफाइड पर्सन प्रिस्क्राइब बाय अथॉरिटी। नेशनल वर्ड आ गया ना, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल यूनिवर्सिटी, स्पेसिफाइड पर्सन, उनको अगर आप पैसा देते हैं विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन की ये जो सम है ये एक पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है उसके लिए यूज होगा। बिकॉज ये जो IIT इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम चलते हैं जिसे गवर्नमेंट अप्रूव कर दी है। और उन अप्रूव प्रोग्राम के लिए अगर पैसा आप देते हैं, फंड आप करते हैं कि पैसे मैं लगा रहा हूँ थोड़े से, आप लोग रिसर्च करिए, तो उस पैसे को आप अपने P&L में डेबिट कर सकते हैं 150%। यानी आप 100 रुपये देंगे तो 150 रुपये P&L में डेबिट कर पाएंगे, पर अगले साल से जो है वो आप 100 ही रुपये डेबिट कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर से। मतलब जो लोग के नवंबर 2020 में एग्जाम है वो तो 150% डेबिट करेंगे, पर नवंबर 21 में, मई 21 में एग्जाम है, वो 100% डेबिट कर पाएंगे जितना उन्होंने IIT को पैसा दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो अप्रूव्ड है। और उसका सेक्शन नंबर सेक्शन 35 2AA। यहां तक की बात हो गई। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 35 2AA के बाद 2AB। कंपनी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में है, बायोटेक्नोलॉजिकल काम कर रही है, एक्सेप्ट जो कि शेड्यूल 11 के आइटम बना रही है, जैसे कि बियर, वाइन, टबैको, टूथपेस्ट, सोप, प्रोजेक्टर एटसेट्रा। बहुत लंबी लिस्ट है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोग ये आइडिया ले लेना। अच्छा, बियर, वाइन, टबैको, टूथपेस्ट, सोप, प्रोजेक्टर, आई थिंक आइसक्रीम भी होता है जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक से याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, बहुत लंबी लिस्ट है। आइसक्रीम भी होता है। तो ये सारे आइटम्स नहीं बना रही है, पान मसाला, तंबाकू, टूथपेस्ट, बियर, टूथपेस्ट भी पता नहीं क्यों डाला है, सोप, प्रोजेक्टर और बहुत सारी चीज़ें। और वो जो कंपनी है वो अपनी इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट करती है, यानी वो किसी से पैसा लेती नहीं है, वो खुद अपना इन हाउस रिसर्च कर रही है, किसी को पैसा देती नहीं है, अपने ही अंदर उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी बना ली है। तो जो भी खर्चा वो करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारा खर्चा जो भी करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, उसका 150% P&L में माइनस कर पाएंगे। वाओ, मतलब खुद ही का रिसर्च बना लिया जो मैन्युफैक्चरिंग में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, और ये सारे आइटम नहीं बना दिए जो शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 11 में जो मेंशन है आइटम, उन्हें छोड़कर आइटम बना रही है और अपना इन हाउस डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है रेवेन्यू और कैपिटल का, तो 150% P&L में डेबिट कर सकते हैं। यानी अगर उन्होंने 100 रुपये खर्चा किया तो वो 150 रुपये P&L में डेबिट कर सकते हैं, पर नेक्स्ट ईयर से
ये भी 100 ही डेबिट कर पाएंगे, जितना खर्चा किया उतना ही डेबिट कर पाएंगे। रिसर्च पे सारा खर्चा नहीं बोल रहा मैं, नॉर्मल बिजनेस अलग चल रहा है, इन हाउस रिसर्च अलग चल रहा है। हम सारी की सारी बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जहां पर कुछ कुछ जगहों पर 150% अलाउड है। IIT नेशनल लेबोरेटरी को इन हाउस डेवलपमेंट में, और यहाँ पर जो अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को आप देते हैं 150% अलाउ है। नेक्स्ट ईयर से 100 रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको बताने वाली, जो ज़रूरी है बात, वो ये है कि आप लोग लैंड और बिल्डिंग पे अगर खर्चा करते हैं अपनी इन हाउस डेवलपमेंट में, तो लैंड और बिल्डिंग का खर्चा जो है वो आप P&L में 150% डेबिट नहीं कर सकते, 100% डेबिट नहीं कर सकते। वो एक्सपेंस P&L में डेबिट करना अलाउ नहीं है। यानी पुराने वाले एग्जाम्पल जो था, सेक्शन 35 जो था, उसमें सिर्फ लैंड डेबिट नहीं कर सकते थे, और ये जो आप अपना इन हाउस कर रहे हैं रिसर्च डेवलपमेंट, वहाँ पर आप लैंड और बिल्डिंग दोनों डेबिट नहीं कर सकते। ये ट्विस्ट है सर, ये ट्विस्ट है। हो गया सर, चैप्टर खत्म। बस होने ही वाला है, एक छोटा सा टॉपिक बाकी है कि अगर आप लोग अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट को आपने यूज करा उसे आप बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो सेक्शन नंबर 41 जो इनकम का सेक्शन है, उसके सब सेक्शन 3 में लिखा है कि क्योंकि आपने उस एसेट की कॉस्ट को 100% P&L में डेबिट कर दिया था, तो जब उसे बेचेंगे तो जो पैसा आएगा उसे आप बिजनेस की इनकम बनाएंगे सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 में, अप टू द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच वॉज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। कि एक साइंटिफिक रिसर्च का एसेट है, दो चीज़ें होती है। एक तो आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी को डोनेशन देते हैं, तो आप अपने P&L में उसको डेबिट कर सकते हैं, एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं 100%, कई कई जगह पे 150%। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जहां पर आपने किसी को डोनेशन दे दी और अपने P&L में क्लेम कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ साइंटिफिक रिसर्च आपने खुद करी है, और खुद करिए तो आपको 100% या कई कई जगह पे 150% का एक्सपेंस जो है डेबिट करना अलाउ किया गया है। 100% या 150% डेबिट करना अलाउ किया गया है। वहां पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च करी, उसका एसेट यूज करा और उसको आपने 100% 150% P&L में डेबिट कर लिया और फिर आप उसको बेच देते हैं, तो क्योंकि जब उसको खरीदा था तो P&L में डेबिट किया था, तो जब बेचेंगे तो पैसा आएगा P&L में क्रेडिट भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये या मान लेते हैं 1000 रुपये का एसेट खरीदा और उसमें 150% की डिडक्शन मिली, जो अगले साल से तो 100% होने वाली है। अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि उस पर 150% की आपको बेनिफिट मिला और आपने 1500 रुपये P&L में डेबिट कर दिए। अगर आप फ्यूचर में इसको बेचते हैं 2000 रुपये का, तो जितना P&L में डेबिट किया उतना P&L में क्रेडिट आप करोगे। सर अगर हम इसको 500 का ही बेचते हैं तो भैया जो निकल आया उसको क्रेडिट कर दो, जितना पैसा निकल आया उतना क्रेडिट कर दो। भैया जितना खर्चा लगा आपने डेबिट करा, अगर उस एसेट को बेच के रिकवरी हो गई तो उसे क्रेडिट कर दो ना। अगर रिकवरी बहुत ज़्यादा हो गई तो जितना P&L में डेबिट किया था उतना जब रिकवरी हो जाएगी, अगर आप बेचोगे तो उसे आप क्रेडिट करोगे, उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं करोगे। एसेट आपने खरीदा 1000 का, P&L में डेबिट करा 1500, 150% डेबिट करा। जहाँ पर 150% की कंडीशन है वहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ 100% की कंडीशन है वहाँ 100% डेबिट किया। अब इस पर 2000 रुपये रिकवर हो गए जब आपने बेचा कई सालों के बाद, तो जितना P&L में डेबिट करा, चाहे 1000 हो चाहे 1500 हो, उतने तक अगर आपके पास पैसा आ गया तो उतने तक आप P&L में क्रेडिट भी कर दोगे जिस साल आपके पास पैसा आया, और एक्स्ट्रा पोर्शन आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। ये पॉइंट नंबर 1 है। सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है कि मान लो आपने साइंटिफिक रिसर्च का एसेट को यूज करा फॉर एनी अदर पर्पस, यानी कि नॉर्मल बिजनेस के लिए आपने यूज किया। राइटिंग को ठीक करेंगे, नॉर्मल बिजनेस के लिए आपने यूज किया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होना बंद हो गया, आपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। और मान लेते हैं यहाँ प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है 15% ब्लॉक का, उसमें आपने एडिशन कर दिया क्योंकि वो भी 15% का प्लांट एंड मशीनरी था जो साइंटिफिक पर्पस के लिए आपने खरीदा था। जब आपने खरीदा था आपने यहाँ पर 100% डेबिट कर दिया। जी हाँ, यह 150% जो भी है आपने डेबिट कर दिया, यूज़ कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में इसको इस्तेमाल करने के लिए उस ब्लॉक में एडिशन करी, तो कितने अमाउंट पर ऐड करोगे भाई? जो आपको इसकी कॉस्ट पड़ी उतने में ऐड करोगे ना। इसकी कॉस्ट आपको पड़ी 0 हो क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट आप डेबिट कर चुके हो। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो एसेट की कॉस्ट में ऐड करने का होता है वो ये होता है कि आप इस पर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन आने वाले सालों में लोगे।
अगर आप यहाँ पर सारा का सारा बेनिफिट पहले ही ले चुके हो, साइंटिफिक रिसर्च में आपने कोई एसेट लाया है और उसे आप अब नॉर्मल बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हो एसेट को, तो ब्लॉक में तो ऐड करोगे एसेट को, पर 0 रुपये पे, निल रुपये पे ऐड करोगे। अगर फ्यूचर में आप इस एसेट को बेच दोगे तो जैसे कि कोई भी ब्लॉक का एसेट बिकता है तो उसकी सेल वैल्यू ब्लॉक से माइनस होती है, वैसे ही यहाँ पर भी इसकी सेल वैल्यू ब्लॉक से माइनस हो जाएगी। ये यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको गिवन है। When asset is sold without using it for any other business purpose and when asset is sold after using it for other business purpose, ये दोनों बातें मैंने आपको करवाई है। इसी के साथ आपका साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो गया कि कैसे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करना अलाउ है, डोनेशन देते हो तो कहाँ कहाँ पे अलाउ है, अगर आपका बिजनेस है तो, बिजनेस नहीं है तो यहाँ पर जो डोनेशन वगैरह आप दे रहे हो इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डेबिट नहीं कर सकते, उस केस में आप डिडक्शन की फॉर्म में लोगे, जो हम डिडक्शन के साथ करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन लेंगे। एसेट को बेचते हो, पैसा आता है, पीएनएल में क्रेडिट करोगे, सेक्शन 41(3) है, 41 सबसेक्शन 3 है। दूसरे बिजनेस के लिए यूज करने लगते हो, ब्लॉक में ऐड करोगे 0 रुपीज पर, और अगर बेचोगे तो उसकी सेल वैल्यू माइनस कर दोगे ब्लॉक से। अब जो हम करने वाले हैं आज का दूसरा टॉपिक वो है सेक्शन 35(AD). सेक्शन 35(AD) जो है वो एक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस, और ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होते हैं इन्हें बाद में करेंगे। कुछ ऐसे आपके बिजनेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे देश की तरक्की हो पाए, जैसे कोल्ड चेन स्टोरेज हो गई, जैसे कि आप कह सकते हैं बी कीपिंग का भी है थोड़ा सा इसमें, और हॉस्पिटल लगा दिए 100 बेड के, या फिर 2 स्टार या उससे ज़्यादा का होटल खोल लिया ताकि टूरिज्म प्रमोट हो, लोग वहाँ पर रहने आ सकें। तो ऐसी जो चीज़ें अगर आप करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप करें, हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% पीएनएल में डेबिट करना अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट ऑन गुडविल, एक्सेप्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो सीए फाइनल में करने वाले हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां अलाउ नहीं होता। 3 बातों को कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना। सबसे पहला लिखना सेक्शन 35 जिसमें लैंड का खर्चा जो है डेबिट करना अलाउ नहीं है। उसके बाद लिखना 35(2)AB इन हाउस रिजर्व, जहां पे लैंड बिल्डिंग दोनों का अलाउ नहीं है। फिर लिखना 35(AD) जहां पे लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। तीनों में कंफ्यूजन होती है, कॉपी में नोट डाउन कर लो। तीनों में नोट डाउन कर लो कहाँ कहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, इन सेक्शन में अलाउ नहीं है, कौन कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। राइट, आगे देखते हैं सर। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए करा है वहाँ आप 100% डेबिट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में प्रॉफिट आएगा, दिक्कत की बात नहीं है सर, प्रॉफिट आएगा तो एंजॉय करना और अपने लॉस को कम करना। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो आप 100% डेबिट कर ही सकते हैं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने अपने ऑपरेशंस को कमेंस करने से पहले किया है तो भी आप सारा का सारा जितना भी आपने खर्चा किया है, 3 साल की लिमिट नहीं है, सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप डेबिट कर सकते हैं इन द ईयर इन विच द ऑपरेशन स्टार्ट्स। जिस साल आपका ऑपरेशन स्टार्ट होएगा उस साल आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर आपको एक्सपेंस डेबिट करना है तो उसकी पेमेंट जो है 10,000 से ऊपर की अगर की जाती है तो आपको मालूम है कि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और अमेंडमेंट आई है इस बार अमेंडमेंट आई है आपके फाइनेंस एक्ट 2019 में, और थ्रू अ बैंक अकाउंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब्ड, पेटीएम, गूगल पे एटसेट्रा एटसेट्रा, फोन पे एटसेट्रा, जहां जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है वहां पर आप ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। इस चीज को आप इंक्लूड कर लेंगे। बात समझ गए आप? Since 100% capital expenditure is debited, therefore no depreciation will be allowed and no deduction in any other section will be allowed for these expenditure। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेक्शन 10AA में एक बेनिफिट मिलता है जो हम एग्जेम्पशन के चैप्टर में करेंगे। कोर्स में है, सीए फाइनल में आता है ज़्यादातर, बाद में करेंगे। सिर्फ आपको ये बताया गया है, हर बार ये बताया गया है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस को 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में डेबिट कर लिया तो उस पर फिर आपको डेप्रिसिएशन या और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हमने डेप्रिसिएशन के साथ भी किया था, और यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। सर कंडीशन क्या है, आपको फुलफिल क्या करनी पड़ेगी?
जिसके बाद आपको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करना अलाउ कर दिया जाएगा। वो कंडीशंस यहाँ पे लिखी है क्यूमुलेटिव इन नेचर, यानी हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यू हैव टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी कंडीशन सर। कंडीशन नंबर 1, a SESI is carrying on a specified business and this business is not set up by splitting up or reconstruction of any existing business। मेरा एक बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में जो है बहुत अच्छे पैसे हैं जो भी हैं, मैंने सोचा यार कुछ करता हूँ अपना एक बिजनेस, उसी से टुकड़ा कर कर बना लेता हूँ। वो नहीं करना, एक फ्रेश बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी टू स्पेसिफाइड बिजनेस। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है आप इन्वेस्टमेंट करें, नई इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के ही सारे एसेट को ट्रांसफर कर कर बोलते हैं भैया ये मेरी अभी बिजनेस था, ये मैंने ट्रांसफर करा और अब ये जो मैंने एंटिटी बनाई है ये जो है स्पेसिफाइड बिजनेस करेगी। जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं, ये मेरी कंपनी थी, अब ये इसके सारे एसेट चले गए, ये होटल बनाएगी, और सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करोगे? नहीं, फ्रेश एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा, फ्रेश। हालांकि 20% तक आप पुराने प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपने जो है 100 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है तो 20 लाख रुपीज़ तक जो है आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको 80 लाख रुपीज़ करीब करीब 80% आपको नए प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया है तो उसे हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी कंसीडर करेंगे। पहले वहाँ पर भी होता था, जो मैंने आपको कुछ कराया था एडिशनल डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट, अब वहाँ से हटा दिया कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पुराना ही माना जाएगा सर, अगर ओल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर आप पुराना एसेट को इंपोर्ट करते हैं इंडिया से तो वो नया प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा। कंडीशन ये है कि वो इंडिया में यूज़ नहीं होना चाहिए पहले कभी। बाहर यूज़ हुआ, आपने मंगाया, ठीक है सर, बाहर के लिए जो है पुराना होगा, आपके लिए नया है। प्लस इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आप इंपोर्ट करते हैं और उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन आपने क्लेम नहीं करा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नो डेप्रिसिएशन वॉज क्लेम्ड ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी अर्लियर। किसी ने भी पुराना डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम नहीं किया है, सिर्फ बाहर था तो बाहर इनकम टैक्स लगता नहीं था, आपने उसको मंगाया, आपके लिए वो नया माना जाएगा। इंपोर्ट करा, नया माना जाएगा, चाहे वो ओल्ड क्यों ना हो। कंडीशन ये कि उस पर किसी ने डेप्रिसिएशन ना लिया हो। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी इनकम से आप डिडक्शन नहीं ले सकते सेक्शन 80C से 80U की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने इंट्रोडक्शन की क्लास करी थी तब मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम होती है वहाँ से डिडक्शन नहीं मिलती। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बैच में बता रहा हूँ कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस से इनकम आती है उसमें से भी डिडक्शन नहीं मिलती। उस पॉइंट के साथ इंटरलिंक कर पहली बार बता रहा हूँ, उस पॉइंट के साथ इंटरलिंक करके पहली बार बता रहा हूँ। नहीं तो वैसे तो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, पर मैंने लिंक करा, जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था उससे लिंक करा कि भाई स्पेशल रेट वाली इनकम से भी डिडक्शन नहीं मिलती और स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, जो कि एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, नीचे लिखा होगा, उस केस में जो है डिडक्शन अलाउड है फॉर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड वेदर यूज्ड कंप्लीटली फॉर प्रोडक्शन और नॉट। यानी इन लोगों को जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं उन्हें बोला कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी पूरा बिजनेस के लिए नहीं यूज कर पा रहे, सेम बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं, चलेगा सर, चलेगा। बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे तब तो नहीं चलेगा। फर्टिलाइजर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, साथ में किसी और काम के लिए भी यूज कर रहे हो, तब भी प्लांट एंड मशीनरी को 100% डेबिट कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग इट फॉर फर्टिलाइजर्स। थोड़ा बहुत भी यूज कर रहे हो। आखिरी पॉइंट कहता है, आखिरी कंडीशन कहती है सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के लिए कंडीशन लगी है सर। हाँ जी, वैसे कंडीशन ज्यादा नहीं है, कंडीशन सिर्फ यही है, 2 ही कंडीशन है। प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए, 20% पुराना हो सकता है। बिजनेस जो है स्प्लिट के नहीं बनना चाहिए, स्प्लिट होके नहीं बनना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनना चाहिए, नया होना चाहिए। ये 2 ही कंडीशन है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करना चाहते हैं बट स्पेसिफाइड बिजनेस से डिडक्शन नहीं मिलेगी, एक अलग पॉइंट आ गया। और नीचे फर्टिलाइजर के लिए स्पेसिफिक लिख दिया। और एक और बिजनेस है, लेइंग एन ऑपरेशन ऑफ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, क्रूड ऑयल पाइपलाइन, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क एटसेट्रा। जैसे ईरान से जो है इंडिया तक पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं दुबई से इंडिया अंडर वाटर ट्रेन चलाने का सोच रहे हैं। कमाल है सर, क्या क्या सोच रहे हैं, हाइपरलूप चलाने का सोच रहे हैं। तो ये बहुत सारा काम चल रहा है। तो ये जो बिजनेस है ये भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस है ऑफ लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज।
जब वर्ड क्रॉस कंट्री आ गया इसका मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की पाइपलाइन डल रही है। और अगर आपको इसमें डिडक्शन लेनी है, सेक्शन 35 AD में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करना है, बेनिफिट लेना है, उसके लिए कंडीशन यह है, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कंडीशन यह है कि आपको जो है कम से कम 1/3 जो है वो नेचुरल गैस के लिए आपको रखना पड़ेगा। कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए आपको 1/4 रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, आपको जो है अपनी टोटल कैपेसिटी का इतना नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए वो पाइपलाइन को देना पड़ेगा। और किस लिए देना पड़ेगा? कॉमन करियर बेसिस पे। कॉमन करियर नहीं है, कॉमन कैरियर बेसिस पर, कि उस पर आप कोई भी जो है लोग जो है अपना सामान पहुंचा सकते हैं, उस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चार्जेस देंगे, उसे बोलते हैं कॉमन कैरियर बेसिस। मतलब कुछ जो है पब्लिक का बेनिफिट भी होना चाहिए ना। आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन अगर डली रही है तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का बेनिफिट भी होना चाहिए। इसीलिए अपनी कैपेसिटी का आप इतना परसेंट जो है 1/3 1/4 नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए आप देंगे। इतना ही करना है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। वैसे भी इतना सब कुछ आता नहीं है, सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी का आ जाता है। बिजनेस जो है रिकंस्ट्रक्शन से या स्प्लिटिंग से ना बना हो, ये आपको पॉइंट याद करना होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो स्पेसिफाइड बिजनेस है वो इंडिया में सेटअप होना चाहिए, और कौन कौन सा स्पेसिफाइड बिजनेस होता है वो यहाँ पर मैंने बता दिया। यानी संक्षेप में इस पूरे प्रोविजन को मैंने करवा दिया आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे अलाउ नहीं होएगा। क्या कंडीशन है बता दिया आपको। कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है वो नीचे बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 और 6 जो भी हमने करा, फर्टिलाइजर का पाइपलाइन ऑफ क्रॉस कंट्री है, और स्लरी पाइपलाइन है सप्लाई ऑफ आयरन और सप्लाई करने के लिए एक स्लरी पाइपलाइन डलती है, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। फर्टिलाइजर अगर है तो फर्टिलाइजर के लिए आप क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर का ही बिजनेस कर रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। कोल्ड चेन फैसिलिटीज को आप सेटअप करते हैं, सबके लिए नहीं, एग्रीकल्चरल डेयरी मीट प्रोडक्ट के लिए सेटअप करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है कोल्ड चेन फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। उसको सेटअप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बोला है कि आपको सेट भी करना है, और एंड वर्ड लिख दिया, एंड ऑपरेट भी करना है। सिर्फ बनाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर नहीं भाग सकते, आपको उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को ऑपरेट भी करना पड़ेगा। कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गई, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, शुगर या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, बनाना भी है, ऑपरेट भी करना है। हॉस्पिटल कम से कम 100 बेड का हो, 2 स्टार होटल या उससे ज़्यादा का हो। बी कीपिंग अगर आप करते हैं, हनी बी वैक्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो भी वो स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो और फ्रेट स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन अप्रूव्ड अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। ये हम लोग जो है कस्टम में करेंगे, आपके अभी कोर्स में नहीं है, सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, सीएमए में भी हो सकता है कस्टम का एक छोटा सा पार्ट हो, कंपनी सेक्रेटरी में है कस्टम, पर वो हम वहाँ पर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स की क्लास में नहीं करेंगे। सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि जो इंडिया होता है उसके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिन्हें कस्टम पोर्ट बोलते हैं। वहाँ से जो है एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। कुछ ऐसे स्टेशन बना दिए, क्योंकि हर जगह पानी नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेशन दे दिए। इनलैंड फ्रेट, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कि अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपो में ही पहुँचा देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने एक तरह से कस्टम पोर्ट पर ही पहुँचा दिया है। वैसे अलग अलग जगह बने हैं और फ्रेट स्टेशन बने हुए हैं जहाँ से सामान जो है समुद्री पोर्ट तक जाता है। तो उन पोर्ट्स को बनाने का, उन पर्टिकुलर स्टेशंस को बनाने का अगर आप काम करते हैं, सेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाएगा। अगला पॉइंट कहता है डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, या आप स्लम को, जो स्लम है उसे रीडेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, और वो भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। आखिरी पॉइंट कट गया है तो उसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर लिख लेना यहाँ पे। इंडिया में सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती है, और वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत जगहों पर यूज़ होता है। फिजिक्स जिनको पता है उन्हें पता होगा, बाकी सबको नहीं पता होगा सेमीकंडक्टर क्या काम करता है। तो ये सारे आपके जो है फर्टिलाइजर, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, वेयर हाउस कर रहे हैं, आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, बना रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। हॉस्पिटल बना रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, 2 स्टार होटल बना रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इनलैंड कंटेनर
डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन बना रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है अफोर्डेबल हाउसिंग सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है, उनको पावर थी। स्लम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस है इंडिया की बेनिफिट के लिए। और अगर आप ये करते हैं, नया प्लांट एंड मशीनरी में डालते हैं पैसा, तो आपको जो है 100% कैपेक्स माइनस करना अलाउ किया जाएगा। 100% कैपेक्स माइनस करना अलाउ किया जाएगा। साथ ही में एक चीज़ को हम और इंक्लूड कर रहे हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में, वो है डेवलपिंग। सिर्फ डेवलप करते हैं। मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, सिर्फ मेंटेन और ऑपरेट करते हैं। डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, डेवलप भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। क्या चीज़ करते हैं? अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ये सारा काम करते हैं 1 अप्रैल 2017 के बाद, तो उसे भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस मानेंगे। और वो कौन कौन सी है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी? वो नीचे की बने। रोड बनाना है, टोल रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे बनाना है, हाईवे बनाना है, इंक्लूडिंग हाउसिंग। हाईवे के साथ साथ कुछ घर बनते हैं, वो चलेगा। सिर्फ घर बना रहे हो नहीं चलेगा, हाईवे के साथ बन रहे हैं चलेगा, जो कि इंटीग्रल पार्ट है प्रोजेक्ट का, कि हाईवे बनेगा, साथ में कुछ हम यहाँ पर यूनिट्स बनाते चलेंगे। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम है, गंदे पानी को साफ पानी में बदलता है। इरिगेशन की प्रोजेक्ट है, सैनिटेशन सीवरेज सिस्टम लगा रहे हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हो। ये सारे काम अगर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो ये पब्लिक वेलफेयर के काम है और इसे भी स्पेसिफाइड बिजनेस बोला गया है। अगर आप पोर्ट बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, पोर्ट यानी पानी वाला, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट, नेविगेशनल चैनल इन द सी, समुद्री में कुछ चैनल्स अपने बनाते हैं कि यहाँ से आप रुककर बंदरगाह पे रुककर ऐसे ऐसे आगे चले जाएंगे, बीच में कहीं ठहरने का कुछ है तो वो सब आप बना सकते हैं चीज़ें। ये रोड, ये हाईवे के साथ अगर कुछ घर बनते हैं तो ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट और ये पोर्ट, एयरपोर्ट, अगर आप ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, पुराने को नहीं रिनोवेट करते, नए को बनाते हैं, तो ये आपका जो क्या माना जाएगा, ये आपका स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। कंडीशन बस ये है कि ये जो पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें आप कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी जो भी है जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। मान लो आपको हाईवे बनाना है, तो आप NHAI के साथ टाइप कर हाईवे खुद बना सकते हो, जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। पर बिना परमिशन के बनाओगे तो काम नहीं चलेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। और जो है इंडियन कंपनी को ये बेनिफिट दिया है या बॉडी को बेनिफिट दिया है जो कि सेंट्रल या स्टेट एक्ट के थ्रू बनी है। ICAI क्या है? ICAI भी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही सेंट्रल और स्टेट एक्ट्स होते हैं जिसमें जो है कुछ कंपनियों को बनाया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी ऐसे ही पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू जो है बना है, एक्ट के थ्रू बना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाकर आप इस पर्टिकुलर ये वाला जो प्रोविजन यहाँ पर लिखा है, डेवलप करना, ये सिर्फ मेंटेन ऑपरेट करना है, डेवलप मेंटेन ऑपरेट तीनों करना, बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, जिसके बाद जो है आपकी आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट और करवाने वाला हूँ। सेक्शन 35 AD चल रहा है, उसका सब सेक्शन 6 कहता है कि अगर जो 2 स्टार होटल है जो असेसी ने बनाया, जिसको क्लेम करनी है डिडक्शन, 2 स्टार या उससे ज़्यादा का होटल बनाया है, क्लेम करनी है डिडक्शन, और वो उसके ऑपरेशंस को ट्रांसफ़र कर देता है किसी और पर्सन को, तब भी माना जाएगा कि यही असेसी जो है इस बिजनेस को कैरी कर रहा है। कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल एंड कैन टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। यानी सिर्फ होटल वालों को ही बेनिफिट दे दिया कि आप बना लो, ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए किसी और को भी दे दोगे, तब भी हमने यहाँ पर कंडीशन रखी थी कि आपको बनाना भी पड़ेगा, ऑपरेट भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ होटल वालों को बेनिफिट दिया है कि आप बनाकर किसी और को ऑपरेट करने के लिए देंगे, तो भी हम यही मानेंगे कि आप ही इसे ऑपरेट कर रहे हैं और आप बेनिफिट ले पाएंगे। इसलिए होटल बनाना बहुत अच्छी बात है, होटल बनाइए। 35 AD का सेक्शन 7A बोलता है, 35 AD का सब सेक्शन 7A बोलता है, अगर हम किसी एसेट के लिए डिडक्शन दे रहे हैं तो उसे कम से कम 8 साल हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हम 8 साल से पहले उसको बेच देते हैं तो जो डिडक्शन हमने ली, PNL में डेबिट किया, अब PNL में क्रेडिट भी करना पड़ेगा। कितना अमाउंट। अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लेते तो उस एसेट पर डेप्रिसिएशन तो आपको फिर भी मिलता, क्योंकि हमने पूरा का पूरा एसेट डेबिट करना अलाउ कर दिया और आप उसे 8 साल तक यूज नहीं करते, जो कंडीशन लगी है सेक्शन 35 AD 7A में। इन दैट केस आप देखेंगे कितना साल आपको हो गया, 5 साल 4 साल, कितना आपने यूज किया, और उतने सालों का जो डेप्रिसिएशन तो आपको मिलता ही, वो माइनस कर जो एक्सेसिव आप माइनस कर चुके हैं, जो एक्सेसिव आप डिडक्ट कर चुके हैं, उसे आप वापस से एड बैक करेंगे। नहीं समझे सर?
मैं सिंपल सा कह रहा हूँ कि एक मान लेते हैं आपकी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपने बनाई 1 करोड़ रुपए में, जिस पर 10% रेट पर डेप्रिसिएशन होता है। क्योंकि आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए काम किया तो ये आपका 1 करोड़ जो है यहाँ पर आपने डेबिट करा। और हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या क्या डेबिट नहीं होएगा, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो बिल्डिंग तो हो सकता है, तो मैंने बिल्डिंग जो है 1 करोड़ यहाँ पे डेबिट कर दी अपने पीएनएल में, और मुझे ये 8 साल तक कम से कम यूज़ करना चाहिए, तभी मैं इसका बेनिफिट ले पाऊंगा। पर जो है अगले 5 साल के बाद या 2 साल के बाद, जल्दी होगी कैलकुलेशन, 2 साल के बाद मैं इस बिल्डिंग को जो है सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ। एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। अगर मैं इस बिल्डिंग को किसी और काम के लिए यूज करने लग जाता हूं, स्पेसिफाइड बिजनेस से हटाकर इसको दूसरे काम के लिए यूज करने लग जाता हूं 2 साल के बाद, तब क्या होएगा, तब 2 साल तक का डेप्रिसिएशन तो अलाउड वैसे भी होता। तो 10% कितना होता है 1 करोड़ का, 10 लाख रुपए, माइनस करेंगे बचेगा 90 लाख। उसका 10% नेक्स्ट ईयर का कितना होता है 9 लाख, माइनस करेंगे बचेगा 81 लाख। तो यानी कि अगर मैं इसको 100% डेबिट नहीं भी करता, क्योंकि मैंने इसको दूसरे बिजनेस के लिए यूज करने लग गया, तो डेप्रिसिएशन तो फिर भी मिलता। तो डेप्रिसिएशन कितना मिलता, 10 लाख और 9 लाख 19 लाख रुपए का। बाकी जो 81 लाख का मैं एक्स्ट्रा डेबिट ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, उसे मैं पीएनएल में क्रेडिट करूंगा। ये बात यहां लिखी हुई है, उसे मैं अपनी इनकम डीम्ड मानूंगा। अगर कंपनी जो है सिक यूनिट बन गई, सिक यूनिट का मतलब जिसका धंधा नहीं चल रहा, लॉस मेकिंग यूनिट है, और उसने अर्जी दे दी है कि भाई हम सिक यूनिट हैं, एप्लीकेशन डाल दी है कंपनीज एक्ट में, और पहले ही 8 साल में जो है वो सिक यूनिट बन गई, तो उस केस में जो है वो एसेट को किसी और काम के लिए यूज कर सकती है, और सेक्शन 35AD सब सेक्शन 7 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यही था सर, यही पॉइंट थे, बस यही थे। अब आपके जो क्वेश्चंस कुछ रह जाएंगे वो मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, कि पता लगा कर आइए कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में हम काम कर रहे हैं और कैपिटल एसेट को डेबिट करते हैं, उसे हम 8 साल से पहले बेच देते हैं, तब क्या होगा, एसेट को दूसरे काम के लिए यूज करेंगे 8 साल से पहले, तो वो हमारी इनकम माना जाएगा। जितना डेप्रिसिएशन अलाउड है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। पर मैं बोलता हूं कि अगर एसेट को बेच देते हैं तब आप क्या करेंगे, वो आपका होमवर्क है, आप ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे और पता करेंगे क्या होता है। यही था सर आज की क्लास में, हमने 2 चीज़ें करी, साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड बिजनेस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और चीज़ें कराऊंगा और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बातें भी कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ऑलमोस्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट क्लास में पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम का एक नया आपका क्लास रख लूंगा, पहले सोचा था साथ में कराऊंगा, अलग रख लूंगा। यहीं तक पढ़ना था आज के लिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ करेंगे उसको डिस्कस। तब तक रिवाइज करिएगा जो भी हमने डिस्कस करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।